नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे गुलबीर सर ने अभी इतिहास विषय के बारे में एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें वो अभी बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा रहे हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं यानी अमित कुमार आपको इतिहास विषय से संबंधित एक अलग टॉपिक, जैसा कि मेरे पीछे टॉपिक लिखा भी है, हड़प्पा सभ्यता, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने इतिहास विषय को पहले भी कई बार पढ़ा होगा और आपके सामने सबसे पहली समस्या इतिहास में ये आती है कि इतिहास विषय हमारे याद कैसे रहे। मुझे भी इस समस्या से रूबरू होना पड़ा, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इतिहास हमारे याद नहीं हो सकता या हम इतिहास को समझने में हमें दिक्कत होती है। मैंने इसका एक बहुत ही आसान तरीका अपनाया है कि जैसे जैसे हम इतिहास के विभिन्न तथ्यों को आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, उनके साथ हम उनको याद कैसे किया जाए इसके बारे में भी जानेंगे। तो जैसा कि मैंने आज का टॉपिक लिखा है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को नॉर्मली जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं, किताबों में देखते हैं, तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया जाता है। मैंने हड़प्पा सभ्यता नाम इसको क्यों लिखा है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान से ही हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने के लिए हम इसको एक सीक्वेंस में एक तरीका होता है, विश्लेषणात्मक तरीका, उसके हिसाब से पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कैसे इस सभ्यता का विकास हुआ, उसके बाद इस सभ्यता से जुड़े हुए विभिन्न स्थल, उनमें हमें क्या क्या अवशेष मिले हैं, क्या क्या वस्तुएं मिली हैं, जिसके माध्यम से हमें हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, अगर हम इसका ये देखें कि इसका उद्भव कैसे होता है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, तो इसको हम जो है आदि ऐतिहासिक सभ्यता, इसको आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो उन साक्ष्यों के आधार पर इसको आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। आदि ऐतिहासिक इसलिए है कि यहाँ से जो लिपि मिली है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, इसलिए इसको हम आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। सबसे पहले हम जो हड़प्पा सभ्यता और उसके समकालीन जो दूसरी सभ्यताएं हैं, थोड़ा सा परिचय उनका लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, मिस्र की सभ्यता। इसी के साथ एक दूसरी सभ्यता है, इसको हम मेसोपोटामिया की सभ्यता, और यहाँ पे हमारा हड़प्पा सभ्यता। जैसा कि आप यहाँ पर लिखा देख रहे हैं, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ये तीनों ही सभ्यताएं समकालीन, लगभग समकालीन रही हैं और इनका आपस में संबंध भी रहा है। और ये तीनों ही सभ्यता विश्व में किसी न किसी नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी जानी जाती हैं, क्योंकि इन सभ्यताओं का विस्तार या विकास ये नदियों के किनारे ही हुआ है। जैसे मिस्र की सभ्यता है, तो मिस्र ये अफ्रीका महाद्वीप में है, जैसा कि आप जानते हैं, और ये जो है नील नदी के किनारे ये सभ्यता फली फूली। मेसोपोटामिया की सभ्यता ये इराक
इराक में नदी है दजला फरात। मेसोपोटामिया की सभ्यता को हम इराक की सभ्यता, क्रीट सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, इन अलग अलग नामों से भी हम मेसोपोटामिया की सभ्यता को जानते हैं। और हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है वो भारत में, इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस नदी का विकास, इस सभ्यता का विकास मुख्यतः सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उन्हीं के आसपास इस नदी का विकास हुआ। खोज का इतिहास। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले, अगर हम इसको ऐसे देखते हैं, 1826 में 1826 में चार्ल्स मैसन द्वारा सबसे पहले इस सभ्यता का पता लगाया गया। लेकिन ये स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ सका कि यहाँ पर इस सभ्यता का विस्तार कितना हो सकता है। उसके बाद इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सन 1853 में A.J. कनिंघम ये यहाँ पर गए और इन्होंने यहाँ पर जाकर एक कुषाणकालीन स्तूप, ये आपका परीक्षा के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, कुषाणकालीन स्तूप, इसकी इन्होंने खोज की। और इसी कड़ी में मैं आपको ये एक तथ्य और बताता हूँ कि जो A.J. कनिंघम महोदय रहे हैं, इन्हीं के समय में 1861 में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई और उसके सबसे पहले हेड जो है वो यही रहे, कनिंघम महोदय ही उसके हेड रहे। इसके बाद सन 1856 में ब्रेटन बंधुओं द्वारा रेलवे के विस्तार हेतु सिंध प्रांत से कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। लेकिन वास्तव में अभी तक भी जो हड़प्पा सभ्यता थी वो स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ सकी थी। इसके बाद सन 1872 में कनिंघम महोदय दोबारा से यहाँ पर गए और इन्होंने इस समय यहाँ 1872 में वृषभ अंकित मुहर की खोज की। ये जो मोहर है बहुत ही महत्वपूर्ण है हड़प्पा सभ्यता के लिए, और इसके बारे में भी हम थोड़ा सा परिचय प्राप्त करेंगे आगे आगे, जैसे हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले सन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा
हड़प्पा स्थल की खोज की गई और इन्होंने ही सबसे पहले दुनिया के सामने हड़प्पा सभ्यता का परिचय करवाया। खोज का इतिहास हम ऐसे देखते हुए अब हम सीधा हड़प्पा स्थल पर आते हैं कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है पूरी, इसका विस्तार जो है वो किन किन क्षेत्रों में कैसे कैसे हुआ। हड़प्पा की खोज के जो समय है, काल निर्धारण है, उसके पश्चात हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव और विस्तार जो है वो कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम उद्भव संबंधी अगर हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, इसके लिए जो विभिन्न विद्वान हैं, विभिन्न इतिहासकार हैं, उनके अलग अलग मत रहे हैं। संक्षेप में हम इस उद्भव संबंधी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए इसको दो भागों में बांटते हैं। एक इसमें आता है विदेशी मत, और दूसरा आता है आपका स्वदेशी मत। विदेशी मत यानी कि ये कुछ ऐसे विद्वान हैं जो मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव जो है वो बाहरी सभ्यताएं, यानी कि जो विदेशी सभ्यताएं, विदेशी कारक हुए हैं, उनके जरिए इसका जो है उद्भव हुआ है हड़प्पा सभ्यता का। जबकि स्वदेशी मत मानने वाले इतिहासकार और विचारक ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव जो है वो यहाँ की ही जो स्थानीय सभ्यताएं रही हैं, उन सब के एक साथ मिलने से जो है इस सभ्यता का विकास हुआ है। तो कौन कौन से विद्वान जो है वो विदेशी मत को मानने वाले हैं और कौन से विद्वान स्वदेशी मत को मानने वाले हैं, इसके संबंध में मैंने एक आप लोगों के लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, जिसके के नाम याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है, इलाहाबाद के पास एक डिस्ट्रिक्ट है कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट। तो वहीं से जोड़ के मैंने ये ट्रिक बनाई है। देखिए, क्रैमर ने कौशाम्बी के गार्डन में मार्शल का व्हील व माइक तोड़े। शंका थी। एक मैंने अपने जो हमारे रोज़ाना के दैनिक जीवन में जो अलग अलग गतिविधियां होती हैं, उन्हीं से जोड़ते हुए ये एक ट्रिक बनाई है, जिसमें कई सारे इतिहासकारों के नाम हैं जो कि विदेशी मत को हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में अपना समर्थन देते हैं। जैसे सबसे पहले इतिहासकार हैं क्रैमर। कौशाम्बी से डी कौशाम्बी, गार्डन से गार्डन चाइल्ड, मार्शल से जॉन मार्शल। जॉन मार्शल का नाम जो है आप आगे भी सुनेंगे। ये जब जो है 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, उस समय ये ASI के महानिदेशक थे। मार्टिमर व्हीलर, मैके, और आपका शंका से HD संकालिया। ये ऐसे विद्वान और इतिहासकार रहे हैं जिन्होंने
विदेशी मत का समर्थन किया है, जिनमें क्रैमर, डी कोसाम्बी, गॉर्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, मैके और एच.डी. संकालिया, ये विदेशी मत के पोषक रहे हैं। इसके साथ हम जैसे स्वदेशी मत को देखते हैं तो इसके संबंध में भी एक छोटी सी ट्रिक है। आलचिन दंपत्ति की डीपी, जैसे आजकल आप अपने स्टेटस पे या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे जो डीपी लगाते हैं, आलचिन दंपत्ति की डीपी फेयर थी। रोमिला ने राव से कहा, राव से इस पर अमल कराया। इसको मैंने जैसे पहले ही बताया कि ऐसी ट्रिक को आप अपने दैनिक जीवन से संबंधित किन्हीं भी चीज़ों से जोड़ सकते हो। इसमें स्वदेशी मत को मानने वाले विद्वानों में सबसे पहले आलचिन दंपत्ति, सर्विस, रोमिला थापर, S.R. राव, आनंद कार ऐसे रहे हैं जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में स्वदेशी मत का समर्थन किया। फेयर सर्विस, रोमिला थापर, S.R. राव, अमलानंद घोष। तो जैसा कि हम हड़प्पा सभ्यता के उद्भव संबंधी विचार पर, तो उसमें हमने देखा कि दो मत यहाँ पर सामने आते हैं, एक विदेशी मत और दूसरा स्वदेशी मत। ठीक है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव संबंधी जो दो विभिन्न विचार हमने देखे, इसके साथ हम हड़प्पा सभ्यता के विस्तार, उद्भव एवं विस्तार के, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है वो कहाँ से कितने क्षेत्र में हुआ है, तो इसी में हम सबसे पहले देखते हैं कि अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो कि भारत का पड़ोसी देश है और भारत की उत्तरी छोर पर स्थित है। अफगानिस्तान में दो स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता समकालीन, मुंडी गारक सोर्दगोई। इन दो स्थलों से हमें हड़प्पा सभ्यता समकालीन वस्तुएं और अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। इसके साथ अगर हम भारत में देखते हैं तो भारत में हम जो भारत का मैप है उसी के हिसाब से जो है हम इन स्थलों का अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले सबसे ऊपर आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में स्थल है J&K। यहाँ पर हड़प्पा समकालीन स्थल है मांडा। उसके बाद नीचे आते हैं हम पंजाब। पंजाब में है रोपड़। उसके बाद नीचे हरियाणा। हरियाणा में कई सारे स्थल हैं, जैसे रंगपुर है, राखीगढ़ी है, और भी कई सारे स्थल हैं जिनका अध्ययन हम आगे करेंगे। गुजरात राज्य के संबंध में जैसा कि हमने देखा है कि जब हमारे देश भारत को आज़ादी मिली है उसके बाद सर्वाधिक पुरा स्थल जो है हड़प्पा समकालीन वो गुजरात से ही मिले हैं। और यहाँ पर जो स्थल हमें मिले हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग को हम कह सकते हैं
कच्छ कच्छ का रण और दूसरा खंभात की खाड़ी। कच्छ का रण और खंभात की खाड़ी। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार संबंधी जो स्थल हैं उनमें हमने सबसे पहले देखा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में मुंडी गारक और सोर्दघुई नामक ये 2 स्थल मिले हैं। उसके बाद अगर हम भारत में देखते हैं तो भारत के नक्शे के हिसाब से सबसे ऊपर जैसे जम्मू और कश्मीर नामक 2 राज्य हैं अब, जो कि उसमें पूरा स्थल है मांडा। यहाँ पर जो है हड़प्पा समकालीन जो है बहुत सारे वस्तुएं और अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। उसके बाद नीचे पंजाब में रोपड़, नीचे उसके बाद नीचे हरियाणा में रंगपुर, राखीगढ़ी जैसे पुरास्थल मिले हैं। उसके बाद नीचे राजस्थान में कालीबंगा और इसके समकालीन और भी बहुत से स्थल यहाँ पर मिलेंगे आपको। और सबसे नीचे गुजरात के जो पुरास्थल हमें मिले हैं गुजरात राज्य में, उनको हम 2 भागों में बांट लेते हैं। कच्छ का रण में जो पुरास्थल मिले हैं, जो स्थल मिले हैं, और दूसरा खंभात की खाड़ी में जो स्थल मिले हैं। उसके बाद सबसे नीचे अगर हम देखते हैं, मैं आपको यही बता देता हूँ, महाराष्ट्र में आपको एक स्थल है वहाँ पर दैमाबाद। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी, अगर भारत के संबंध में हम देखें तो महाराष्ट्र में दैमाबाद जो पुरास्थल है ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी छोर माना जाएगा। और सबसे उत्तरी छोर इसी हिसाब से हो जाएगा मांडा आपका सबसे उत्तरी छोर हो जाएगा। और तो जैसा कि हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र में दैमाबाद, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। तो अगर हम इसको दिशा के हिसाब से देखते हैं तो ये उत्तर आपका, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अभी मैंने आपको सबसे उत्तरी जो स्थल बताया वो मांडा, और सबसे दक्षिणी स्थल आपका दैमाबाद। अभी हम पूर्व में जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे इसका हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ जिले में एक पूरा स्थल है, जो हिंडन नदी, यहाँ पर हिंडन नदी, ये हिंडन नदी के किनारे है। ये सबसे पूर्वी स्थल। और सबसे पश्चिमी स्थल होगा पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत का सूतका गेंडो, ये सबसे पश्चिमी स्थल हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का। तो इसी सीक्वेंस में जैसे हमने चारों दिशाओं में देखा, तो हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्रफल और संपूर्ण विस्तार अगर हम देखते हैं तो इसकी जो आकृति बनती है वो जैसे ट्राइंगल होता है, त्रिभुजाकार आकृति जो है हमें हड़प्पा सभ्यता की मिलती है। और अगर इसके संपूर्ण क्षेत्रफल की हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ध्यान दीजिए इस बात कि हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका संपूर्ण क्षेत्रफल है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये आंकड़ा भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव एवं विस्तार के संबंध में आपने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है वो भारत में और भारत के जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में किन किन स्थलों से हमें हड़प्पा समकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। इसी में जैसे हड़प्पा सभ्यता का अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं, पाकिस्तान में जो स्थल मिले हैं हड़प्पा समकालीन,
उनको भी हमें ट्रिक के माध्यम से, जैसे एक राजनीतिक पार्टी है बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, तो ये एक ट्रिक है, इसको किसी राजनीतिक दल या किसी और संबंध में मत जोड़िए। ये है आपका पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, ये है सिंध प्रांत, और बी से है बलूचिस्तान। जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, यहाँ पर एक नदी बहती है, रावी नदी। रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के, मेरा हो जाएगा ये बायां, रावी नदी के बाएं किनारे पर है हड़प्पा। उसके बाद सिंध प्रांत में जो स्थल हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे एमए हमें इतिहास विषय में करनी है, तो एमए के लिए कह देते हैं, एमए के लिए केसी श्रीवास्तव पढ़ लीजिए, वो ही पर्याप्त है। तो इसी से संबंधित हमारी ट्रिक है एमए के लिए केसी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हमारे 4 पुरास्थल मिलेंगे। सिंध प्रांत में एमए केसी, एमए से हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो, एम से मोहनजोदड़ो। तो ये 4 पुरास्थल हैं, जो कि ये मैंने जो बीच में जो लाइन बनाई है, इससे भी संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है, जो यहाँ से होकर गुजरती है। इसको आप सिंधु नदी भी कह सकते हैं। तो सिंधु नदी के दाहिनी ओर MA मोहनजोदड़ो आमरी, और बाएं तट पे आपका KC कोटदीजी और चनहुदड़ो। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है, उसमें भी कई सारे पुरास्थल हैं, जिनमें क्वेटा, इसमें पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक आपका पुरास्थल मिलेगा, क्वेटा है। इसके साथ साथ और भी संबंधित दूसरे भी स्थल हैं, जैसे आपका बालाकोट, और भी कई सारे पुरास्थल हैं, जिनका अध्ययन हम जो है आगे की जो वीडियो अपलोड होंगी उसमें हम इसका अध्ययन करेंगे। तो जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है, वो मैंने पाकिस्तान के संदर्भ में आपको बताया। इसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता जो है विश्व में सबसे अनूठी सभ्यता मानी जाती है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन, यहाँ का नगर नियोजन कैसा रहा है, और यहाँ की उससे भी महत्वपूर्ण है यहाँ की जल निकासी व्यवस्था। जल निकासी व्यवस्था इन लोगों ने उस समय किस प्रकार उसका जो है विस्तार किया और उसको संचालन किया। तो इस विस्तार और उद्भव के बाद नगर नियोजन, हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। नगर नियोजन में जैसे 2 जगह हैं, 2 स्थल हैं, एक मान लीजिए ये जगह है और एक ये जगह है। ये आपका पूर्व दिशा में, ये पश्चिम दिशा में।
इसको कहा गया दुर्ग, और पूर्वी जो स्थल था उसको कहा गया नगर। सामान्यतः जो दुर्ग स्थल था ये पश्चिम दिशा में थोड़ा सा ऊंचाई पर स्थित था, और ये जो है निचला जो स्थल था उसको नगर कहा गया, और जो ऊंचाई पर स्थल था उसको दुर्ग कहा गया। तो इसको अगर हम, जैसे हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पुरास्थल हैं जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन दोनों पुरास्थलों के संबंध में अगर नगर नियोजन को हम देखते हैं तो इसमें जो पश्चिमी भाग है जिसको दुर्ग कहा गया है ये रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, जबकि निचला नगर ये रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ नहीं था। इसके साथ इसमें और जो दूसरे पुरास्थल हैं, दूसरे पुरास्थलों में अगर हम यही स्थिति देखते हैं, एक स्थल यहाँ पर आपको राजस्थान में मिलेगा, कालीबंगा। कालीबंगा के संबंध में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि जो काले लोग होते हैं वो काले लोग विशेष होते हैं, वो जो भी कुछ करते हैं वो अलग हटके करते हैं। तो इसी से संबंधित है कालीबंगा। कालीबंगा में जो दुर्ग और नगर है, दुर्ग नगर, इसमें ये जो दोनों स्थल थे, क्योंकि काले लोग विशेष होते हैं वो कुछ अलग हटके करते हैं, तो ये दोनों स्थल जो है वो अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। कालीबंगा इसके बाद आता है आपका चनहूदडो। यानी कि उजड़ा हुआ। यहाँ के जो स्थल थे दुर्ग और नगर, ये दोनों ही खुले थे, यानी कि ना दुर्ग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था और ना ही नगर रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। इसके पश्चात आता है आपका लोथल और रोपड़। ये जो दो पुरास्थल थे, यहाँ के जो नगर और दुर्ग थे ये एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? ये एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। और एक और महत्वपूर्ण पुरास्थल है धोलावीरा। धोलावीरा की एक अलग विशेषता थी, यहाँ के जो स्थल थे वो 3 भागों में बटे हुए थे, प्रथम, मध्यम और निम्नतम। और जो यहाँ के 2 स्थल थे वो रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, और तीसरा जो है वो बिना रक्षा प्राचीर के खुला हुआ स्थल था। ये आपको विशेष ध्यान रखना है इसका, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। और हड़प्पा सभ्यता से नॉर्मली प्रश्न जो है वो ऐसा बनता है कि जहाँ पर चीज़ें रेयर होती हैं या अपवाद होता है किसी चीज़ का, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। और इसी के संबंध में एक क्वेश्चन ये बनता है कि किन किन पुरास्थलों का नगर, यानी कि जो निचला हिस्सा है वो रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। तो इसमें आपका एक तो कालीबंगा हो जाएगा, कालीबंगा घिरा हुआ है, लोथल और रोपड़ ये घिरा हुआ है, और आपका धोलावीरा घिरा हुआ है। तो इसकी अगर हम एक ट्रिक बनाना चाहें तो इसकी ट्रिक बन जाएगी आपकी मुकालो। मुकालो से हम इसकी ट्रिक को बना सकते हैं। स्टॉप। जैसा कि अभी हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन, वहाँ पर नगर और दुर्ग, उसमें आपने देखा कि रक्षा प्राचीर से किस पुरास्थल का हिस्सा जो है दुर्ग घिरा हुआ है और
किस पुरास्थल का नगर और दुर्ग जो है वो रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। इसके साथ अगर हम यहाँ पर नगर नियोजन संबंधी देखते हैं भवन निर्माण, भवन निर्माण में भी ये लोग जो है बहुत ही दक्ष थे। और भवन निर्माण संबंधी जैसा आपने बहुत सी किताबों में पढ़ा भी होगा, ये एक सामान्य बात है कि यहाँ पर बिल्कुल जो घर बनाए जाते थे वो एक व्यवस्थित तरीके से बनाए जाते थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो जो भवन होते थे वो मुख्यतः 2 मंजिला भवन होते थे, जिनमें जो है पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इसी के संबंध में मैं आपको बताऊं, एक टिक है कलर। ये कलर से 3 पुरास्थल आपके बनेंगे, कालीबंगा, लोथल, रोपड़। इन तीनों पुरास्थलों में वैसे तो हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, लेकिन इन तीन पुरास्थलों में जो है वो कच्ची ईंट, भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। और जो कालीबंगा है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया है कि ये स्पेशल होते हैं, ये जो भी करते हैं वो अलग हटके करते हैं, तो कालीबंगा से अलंकृत ईंटें, अलंकृत ईंट जो है वो कालीबंगा से मिली है। इसके साथ यहाँ पर जो है आपका 2 पुरास्थल हैं, धोलावीरा और आपका प्रभास पाटन। यहाँ के घरों में, इन 2 पुरास्थलों में यहाँ के घरों में जो नींव मिली है वो पत्थर की मिली है। नींव पत्थर की। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से, तो आप इसका ध्यान रखिए। कच्ची ईंटों का प्रयोग कहाँ पर? कलर, कालीबंगा, लोथल और रोपड़। ये आपका नगर नियोजन है। और इसी के साथ में अगर हम नगर नियोजन में भवन निर्माण, जैसे हमने देखा, भवन निर्माण के साथ हम यहाँ की जो नाली व्यवस्था है, जल निकासी व्यवस्था, थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेते हैं। भवन निर्माण के बाद जल निकासी व्यवस्था। जल निकासी में जो नालियाँ जो बनाई जाती थी उसमें चूने और जिप्सम का प्रयोग किया जाता था, ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए चूने व जिप्सम का प्रयोग। कालीबंगा, ये नाम आपके सामने बार बार आएगा और मैं बार बार ही ये कहूँगा कि ये जो करते थे वो विशेष करते थे। कालीबंगा से जो है वो लकड़ी की नाली मिली है। वैसे तो जो नालियाँ होती थी उसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन एक पूरा स्थल है चनहुदड़ो से नालियाँ पक्की ईंट की मिली है। और जो हड़प्पा कालीन जो ईंट है उसका अगर हम आकार देखें तो ईंट का आकार
4:2:1 इस अनुपात में मिलेगा, यानी कि लंबाई अगर 4 गुनी है तो उसकी चौड़ाई 2 गुनी और ऊंचाई 1 गुनी, 4:2:1 के अनुपात में वहाँ की ईंटों का आकार मिला है। ये भी तथ्य परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखिए। जैसा कि आज हमने कुछ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक, उसका उद्भव, उसका विस्तार कैसे हुआ, उसके हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कैसे कैसे विचार हैं, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन में भवन निर्माण, और भी कुछ तथ्य ऐसे बचते हैं जिससे हमें हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी मिलती है। और इसी के साथ जो है कुछ महत्वपूर्ण हड़प्पाकालीन स्थल भी हैं, कहाँ से कौन सी चीज़ मिली है, जैसे आपका मोहर कहाँ से मिली है, एक अलग अलग स्थल हैं, उनके बारे में जो जो हमें वस्तुएं या अवशेष हमें मिले हैं उनका अध्ययन जो है हम वो अगली वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।